हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो इससे प्रीवियस वाली वीडियो आपको समझ आ गई होगी। उसमें मैंने आपको डीएनए का फॉर्मेशन, किस तरीके से डीएनए फॉर्म होता है और डीएनए के क्या क्या सेलिएंट फीचर्स होते हैं वो सब समझाया हुआ है। अब अगर हम इस वीडियो में देखें तो इस वीडियो में हम समझेंगे पैकेजिंग पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स को हमें पैकेज करना क्यों है, उसे हमें पैकेज इसलिए करना है बिकॉज अगर आप डीएनए हेलिक्स की लेंथ देखें तो डीएनए हेलिक्स की लेंथ नियरली 2.2 मीटर होती है। देखो यहां पे लिखी हुई है, नियरली 2.2 मीटर डीएनए हेलिक्स की होती है, लेंथ होती है। 2.2 मीटर डीएनए हेलिक्स की लेंथ पता कैसे चली हमें? हमें 2.2 मीटर इस तरीके से पता चली, इससे पहले हमने सेलिएंट फीचर्स में पढ़ा था कि दो बेस पेयर के बीच का जो गैप होता है वो होता है 0.34 मीटर। आप याद रखना, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कहीं पर भी। क्या पूछा जाएगा कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो दो बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। हमारा जो डीएनए हेलिक्स है उसमें ओवरऑल कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर है? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 6.6 इंटू 10 की पावर 9, ये टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स है। और दो बेस पेयर्स के बीच का गैप कितना है? 0.34 इंटू 10 की पावर -9 नैनोमीटर। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें डीएनए की क्या मिल जाएगी? लेंथ मिल जाएगी 2.2 मीटर। तो हमने क्या देखा कि दो बेस पेयर के बीच का गैप कितना है? 0.34 नैनोमीटर। दो बेस पेयर के बीच का गैप है 0.34 नैनोमीटर और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें डीएनए की क्या मिल गई? लेंथ मिल गई, लेंथ ऑफ डीएनए मिल गई हमें। तो ये जो लेंथ ऑफ डीएनए, इससे हमें पता क्या चल रहा है? इस समय पता चल रहा है कि डीएनए बहुत बड़ा है। 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ है, लेकिन डीएनए तो किसके अंदर आना? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा होता है। अब इतने छोटे साइज ऑफ अ न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे है? इतना बड़ा डीएनए कैसे उसके अंदर बेसिकली समाया हुआ है, कैसे है? तो वो जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग के अंदर कि ये डीएनए पैकेज कैसे है। तो डीएनए बेसिकली करता है कॉइलिंग। क्या करता है? कॉइलिंग करता है। अब वो कॉइलिंग अगर आप देखें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो वो कॉइलिंग अलग होती है और यूकैरियोट्स के अंदर वो कॉइलिंग अलग है। तो पहली बात तो ये कि डीएनए की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। पर इतना बड़ा डीएनए है, इतने बड़े डीएनए को बहुत छोटी सी जगह में हमें लाना है। तो इतने बड़े डीएनए को अगर हमें बहुत छोटी सी जगह में लाना है तो उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? पैकेजिंग करनी पड़ेगी। तो पैकेजिंग आपसे पूछी जा सकती है कि पैकेजिंग पहली बात तो हम करते क्यों है? तो पैकेजिंग हमें इसलिए करनी है बिकॉज डीएनए की लेंथ बहुत बड़ी है। फिर बात आती है हमें जो पैकेजिंग करनी है वो पैकेजिंग करनी किस तरीके से है? प्रोकैरियोट्स में अगर पूछा जाए तो अलग तरीके से पैकेजिंग होगी, यूकैरियोट्स में पूछा जाए तो अलग तरीके से पैकेजिंग होगी। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स की पैकेजिंग समझेंगे। प्रोकैरियोट्स, प्रो फॉर प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है आपके? प्रोकैरियोट्स मतलब आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है। तो अगर हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की बात करें, क्योंकि प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है तो न्यूक्लियस तो इनका वेल डिफाइंड नहीं है, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, बेसिकली न्यूक्लियस तो कुछ भी नहीं है इनके अंदर। डीएनए इनका ऐसे ही स्कैटर्ड फैला हुआ है। लेकिन क्या वो डीएनए ऐसे ही किसी जगह पर है? नहीं, वो डीएनए भी बेसिकली क्या है? कुछ प्रोटीन के साथ हेल्ड है। वो डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए। कैसा डीएनए? नेगेटिवली चार्ज। कुछ प्रोटीन के साथ वो हेल्ड आउट हो रखा है, कुछ प्रोटीन उसके आसपास रहते हैं जिसकी मदद से वो पैकेजिंग करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोट में पैकेजिंग कैसे होती है तो आप बोलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं है, पर जो डीएनए है वो इस तरीके से स्कैटर्ड नहीं है। वो बेसिकली कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। कैसे रहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, उनके साथ बेसिकली वो क्या है? कंबाइंड है। और इस पूरे कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? इस पूरे कंबाइंड फॉर्म को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो ये बेसिकली हमारे में सिंपल पैकेजिंग गिवन है प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स की पैकेजिंग कैसी है? दोबारा से देखिए, प्रोकैरियोट्स की पैकेजिंग में क्या है? आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं प्रोकैरियोट्स में। तो उनका जो डीएनए है वो कैसा है? वो क्या स्कैटर्ड है? क्या ऐसे ही फैला हुआ? नहीं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, वो प्रोटीन्स के साथ है। किसके साथ है? प्रोटीन्स के साथ। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ है और जिस रीजन में है वो उस रीजन को बोलते हैं हम क्या? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो ये थी प्रोकैरियोट की पैकेजिंग। अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की पैकेजिंग की, यूकैरियोट्स एडवांस ऑर्गेनिज्म, यू फॉर एडवांस, तो एडवांस ऑर्गेनिज्म, एडवांस न्यूक्लियस, कैरियोट्स फॉर न्यूक्लियस। वो प्रोकैरियोट थे। प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, उनमें कैसा न्यूक्लियस है? प्रोकैरियोट्स, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अगर हम यूकैरियोट्स देखें तो यूकैरियोट्स को हम कहते हैं एडवांस ऑर्गेनिज्म। यू फॉर एडवांस, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। जो जिनका एडवांस न्यूक्लियस है, जिन ऑर्गेनिज्म का एडवांस्ड न्यूक्लियस है, उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन नोन एज हिस्टोन्स। यही हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं किसकी? यूकैरियोट्स की। कैसे? 8 डिफरेंट तरीके के हिस्टोन्स कंबाइन करके बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर।
अगर आप ये देखें हिस्टोन ऑक्टामर को, तो 8 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स कंबाइन करेंगे तब जाके बेसिकली बनता है क्या आपका हिस्टोन ऑक्टामर। इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड डीएनए क्या करता है, रैपिंग करता है। डीएनए क्या करेगा, हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैपिंग करेगा, और रैपिंग करने के बाद फिर ये H1 हिस्टोन पे थोड़ा सा रैपिंग करेगा, कुछ तो इस पे रैपिंग करेगा और कुछ H1 हिस्टोन पे रैपिंग करेगा। इस तरीके से बेसिकली ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, इसको न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर कैसे है डीएनए पैकेजिंग, यूकैरियोट्स के अंदर 8 डिफरेंट तरीके के हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि कंबाइन करके बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, और इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ही आपका डीएनए क्या होता है, रैप होता है, और साथ साथ H1 हिस्टोन पे भी रैप होता है। इस तरीके से ऐसे ही ये तो एक है, ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ही एक और, इस तरीके से बेसिकली क्या है वो रैप अराउंड करता जाएगा। डीएनए रैप अराउंड हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर रैप अराउंड हुआ, फिर आगे बढ़ा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। यहाँ पे अगर आप नीचे वाला डायग्राम देखेंगे तो इस तरीके का देखिए, बीच में आपको थोड़ा थोड़ा बीड्स दिख रही है ना इसमें, जिस तरीके से बेसिकली माला होती है, माला में बीड्स होते हैं। क्या होते हैं, बीड्स होते हैं, फिर धागा, फिर बीड्स, फिर धागा, फिर बीड्स, फिर धागा, यानी दाना, वो दाना होता है, फिर बीड्स, फिर धागा होता है, फिर दाना, फिर धागा, इस तरीके से उसी तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आता है। वो जो बीच में बीड्स है, वो बीड्स क्या है, वो बीड्स क्या दिख रहे हैं आपको, वो बीड्स यही तो है, वो बीड्स आपके क्या है, वही है आपका हिस्टोन ऑक्टामर। तो इस तरीके से बेसिकली यूकैरियोट्स में पैकेजिंग होती है, हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन होता है, उसके ऊपर डीएनए रैप अराउंड होता है, फिर डीएनए आगे बढ़ता है H1 हिस्टोन के साथ भी, फिर और आगे ऐसे करते करते एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। और ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो हिस्टोन ऑक्टामर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज है, यानी हिस्टोन प्रोटीन्स भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो हिस्टोन प्रोटीन में ऐसे कौन से एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ 2 तरीके के एमिनो एसिड्स आपको याद रखने हैं जो इसमें पाए जाते हैं। एक है आपका लाइसिन और एक है आपका अर्जिनिन। लाइसिन एंड अर्जिनिन, तो लाइसिन एंड अर्जिनिन ये 2 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बेसिकली हिस्टोन को कैसा बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं। तब उसके अराउंड कौन रैप होता है, तब उसके अराउंड रैप होता है आपका डीएनए जो कि कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। ये पैकेजिंग है आपकी किसकी, यूकैरियोट्स की। किसकी पैकेजिंग है, यूकैरियोट्स की, आपको याद रखनी है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम में आपसे पूछा जा सकता है कितने बेस पेयर्स हैं, तो आप याद रखना 200 बेस पेयर्स होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में। सिंगल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स होते हैं। ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन और कंडेंस होता है तो किसकी फॉर्म ले लेता है, क्रोमोसोम की। किसकी फॉर्म ले लेता है, क्रोमोसोम की। तो इस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर दोबारा देखिए, डीएनए किसके अराउंड रैप है, हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर किसका बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन का। कितने हिस्टोन प्रोटीन, 8 डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स। कितने, 8 डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए रैप अराउंड होता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं जो कि बनाते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो फॉर्म कर लेता है क्या, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है, क्रोमोसोम का। तो इस तरीके का बेसिकली स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर आप और आगे बात करें तो और आगे बेसिकली क्या है, कुछ और भी टाइप के बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। बेसिकली और एडवांस लेवल पर जो पैकेजिंग होती है, एडवांस लेवल पर पैकेजिंग के लिए बेसिकली आपका क्या पाया जाता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एडवांस पैकेजिंग के लिए आप याद रखेंगे, किसके लिए, एडवांस पैकेजिंग के लिए हमें क्या चाहिए, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन चाहिए। ठीक है, ये देखिए एडवांस पैकेजिंग के लिए हमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन चाहिए। अब 2 रीजन्स आपको याद रखने हैं। जब ये रैपिंग अराउंड होती है ना, क्रोमेटिन के 2 रीजन होते हैं। कुछ रीजन को तो हम कहते हैं यूक्रोमेटिन और कुछ रीजन को हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रोमेटिन का वो रीजन जो लूजली पैक्ड है। कैसा पैक्ड है, लूजली पैक्ड है। अगर वो लूजली पैक्ड है तो वो जो स्टेन लेगा वो कैसा स्टेन लेगा, स्टेन लाइट। अगर लूजली पैक्ड है तो स्टेन लाइट होगा, और अगर बेसिकली टाइटली डेंसली पैक्ड है तो डार्क स्टेन लेगा। अगर डेंसली पैक्ड है तो स्टेन ज्यादा से ज्यादा लेगा ना, डेंस है बहुत ज्यादा तो स्टेन ज्यादा लेगा। क्रोमेटिन का वो रीजन जो डेंसली पैक होता है, ज्यादा से ज्यादा स्टेन लेता है। स्टेन मतलब स्टेन जब हम करते हैं, कलर डालते हैं जब हम स्टेनिंग कर रहे हैं तो जो ज्यादा से ज्यादा कलर जो रीजन ले रहा है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, डेंसली पैक रहता है। और वो रीजन जो कि लूजली पैक है, लाइट स्टेन ले रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। अब आप इसमें देखें, ये तो लूजली है और ये डेंसली है, तो एक्टिव कौन सा होगा इसमें से, एक्टिव कौन सा होगा, यूक्रोमेटिन एक्टिव रहता है, हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है आपका, इनएक्टिव रहता है। तो 3 डिफरेंस आपको याद रखने हैं, यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड, हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड। यूक्रोमेटिन स्टेन्स लाइट, हेट्रोक्रोमेटिन स्टेन्स डार्क। यूक्रोमेटिन एक्टिव क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव क्रोमेटिन। तो ये 3 डिफरेंस हो जाएंगे। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में भी डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारी पैकेजिंग।
नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आया वो है सर्च फॉर अ जेनेटिक मटेरियल। हमें अब जेनेटिक मटेरियल सर्च करना है। क्या है जेनेटिक मटेरियल, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो उस जेनेटिक मटेरियल की ही सर्च हो रही है। क्या प्रोटीन होता है जेनेटिक मटेरियल, क्या डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, क्या आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। हम जानते हैं हम यूकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली कौन है, वो है डीएनए। पर उसकी सर्च कैसे हुई, पता कैसे चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? तो उसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट यहां पर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ, एक साइंटिस्ट यहां पे आपको नाम याद रखना, साइंटिस्ट का नाम है फेडरिक ग्रिफिथ। क्या नाम है? फेडरिक ग्रिफिथ। तो फेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्हें पता चला कि डीएनए बेसिकली क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है ना। वैसे इस एक्सपेरिमेंट से एकदम तो पता नहीं चला, इसके बाद भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, उनके जरिए ज्यादा और अच्छे तरीके से क्या मिला, प्रूफ मिला। तो इस इनका एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है जो बॉडी से ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किस पे करा, तो इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया है जो कि क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है। अब इसके पाए जाते हैं दो टाइप के स्ट्रेन, एक तो एस स्ट्रेन और एक कौन सा स्ट्रेन है? आर स्ट्रेन। आप याद रखेंगे दो टाइप के स्ट्रेन पाए जाते हैं, एस स्ट्रेन या फिर आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन, एस फॉर स्मूथ, आर फॉर रफ, तो स्मूथ स्ट्रेन या फिर रफ स्ट्रेन। जो इसका स्मूथ स्ट्रेन होता है वो एक कोटिंग की वजह से स्मूथ होता है। एक कोटिंग होती है इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की, जिसकी वजह से वो कैसा है? स्मूथ है। कैसा है? बहुत ज्यादा स्मूथ। अब ये जो स्मूथ कोटिंग होती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से स्मूथ है, वही कोटिंग बेसिकली डेंजरस है। वही कोटिंग क्या है? बेसिकली निमोनिया कॉज करती है। तो अगर मैं एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया माइस के अंदर इंजेक्ट कर देता हूं, तो बताइए माइस को क्या हो जाएगा? निमोनिया, और क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी। तो माइस डाई कर गया। लेकिन मैं आर स्ट्रेन वाला डालू, तो आर स्ट्रेन में तो कोई कोटिंग ही नहीं है। आर स्ट्रेन तो रफ है ना, उस पर तो कोई पॉलीसैकेराइड की कोटिंग है नहीं, क्योंकि इस पे पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं है। अगर इसे माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो माइस क्या? माइस अलाइव रह गया। क्या रह गया? अलाइव। तो एस स्ट्रेन हमने डाला, माइस मर गया। आर स्ट्रेन डाला, माइस लिव रह गया। एस स्ट्रेन डाल के माइस मर क्यों जा रहा है? क्योंकि एस स्ट्रेन की जो कोटिंग है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक कोटिंग है। वो कोटिंग ही बेसिकली डिसीज कॉज कर रही है। क्या कॉज कर रही है? डिसीज, जिसकी वजह से माइस क्या हो जा रहा है? डेथ कर जा रहा है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहां पर एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। जितने भी एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे उनको क्या कर दिया? हीट किल कर दिया। और हीट किल करने के बाद इन्होंने इसे माइस के अंदर ट्रांसफर करा। अब बताओ, ये तो हीट किल हो चुका है। अगर ये हीट किल हो चुका है, क्या ये इन्फेक्शन कॉज करेगा? नहीं करेगा। अगर इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा तो माइस कैसा रह जाएगा? लिव रह जाएगा। माइस लिव रह जाएगी, माइस जिंदा रह गया। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, इस एस स्ट्रेन हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ मिला दिया। तो भाई इस केस में भी हमारे हिसाब से तो एस स्ट्रेन तो हीट किल्ड है, आर स्ट्रेन कुछ करता नहीं है। तो माइस कैसा आना चाहिए? लिविंग आना चाहिए। बट माइस कैसा आ रहा है? माइस डाई आ रहा है। माइस तो मर गया। माइस तो अलाइव रहना चाहिए था, बट माइस की क्या होगी? डेथ हो गई। यानी कुछ ना कुछ जो आर स्ट्रेन है लिव वाले, भाई इन्होंने माइस के अंदर इन्फेक्शन कर दिया है। अब इन्होंने कैसे इन्फेक्शन कर दिया? आर स्ट्रेन तो इन्फेक्शन करता ही नहीं। आर स्ट्रेन की तो रफ कोट, या इन्फेक्शन करता कौन है इसमें? इन्फेक्शन तो करता है स्मूथ स्ट्रेन वाला। स्मूथ स्ट्रेन के पास कोटिंग है, वेरुलेंट कोटिंग, जो कि बेसिकली क्या कॉज करती है? डिसीज कॉज करती है। तो यहां पे आर स्ट्रेन को तो कॉज करना नहीं चाहिए था, है ना। लेकिन क्या हुआ, एस स्ट्रेन से कुछ ट्रांसफर हो गए, कुछ ट्रांसफॉर्म एस स्ट्रेन से कुछ आर स्ट्रेन के अंदर चला गया, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन भी कैसी कोटिंग बना ली? उसने भी अपनी स्मूथ कोटिंग बना ली, और उस स्मूथ कोटिंग ने बेसिकली माइस को इन्फेक्ट करा, जिसकी वजह से माइस की क्या होगी? डेथ हो गई। तो यहां पे इन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। देखिए ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये वाला। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गए। क्या हो गए? ट्रांसफॉर्म। वो जो हीट किल्ड के साथ हमने उसे रखा, उसके अंदर से कुछ ना कुछ चीज जो है वो किसके अंदर चली गई? एस स्ट्रेन की जो चीज थी वो आर स्ट्रेन के अंदर चली गई, जिसने बेसिकली क्या करा? इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्योंकि इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, तभी बेसिकली वो जो आर स्ट्रेन वाला उसने भी माइस की क्या कर दी? डेथ कॉज कर दी। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ है। क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है? दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी हमें यहां से पता चला कि कुछ तो है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करता है? दूसरी बॉडी में जाता है, जो कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड वालों से आर स्ट्रेन की बॉडी में चला गया, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन वाले भी विरुलेंट हो गए, यानी वो भी डिसीज कॉज करने लग गए, और माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। बट ऐसी क्या चीज थी, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, क्या गया अंदर से उसकी बॉडी के, ये अभी ये नहीं बता पाए। ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने नहीं बताया। तो ये पता कैसे चला? इसके बाद देखिए तीन अलग अलग साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, जो जिनके आपको नाम याद रखने हैं। यहाँ पे फिर साइंटिस्ट के नाम आ गए, एवरी, मैक्लॉइड और मैकार्टी। ये तीन साइंटिस्ट है, एवरी, मैक्लॉइड और मैकार्टी। इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट करे, और इनके एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि बेसिकली डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। पर फिर वही बात, इनके एक्सपेरिमेंट से भी उतने अच्छे तरीके से पता नहीं चला। लास्ट में यहां पे आएगा एक हर्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट, हर्सी, एल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेस। इनके एक्सपेरिमेंट से मिला था अनइक्विवोकल प्रूफ। इनके एक्सपेरिमेंट में भी कुछ डाउटफुल था, सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं थे
कि बेसिकली एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने जो बताया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो सही है गलत है? इनके एक्सपेरिमेंट में भी डाउटफुल एक्सपेरिमेंट था इनका। तो हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट से असल में हमें पता चला कि बेसिकली आपका डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने क्या करा, एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी के दिमाग में ये था कि या तो प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए है, या तो क्या है आरएनए, या और भी कुछ हो सकता है। प्रोटीन, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब इन्होंने ले लिया प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को खत्म करेगा। डीएनए किसको, डीएनए को। आरएनए किसको खत्म करेगा, आरएनए को। तो जब इन्होंने प्रोटीएज लिया तब भी ट्रांसफॉर्म हो रहा था, मतलब तब भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा था, क्योंकि प्रोटीन तो होता ही नहीं जेनेटिक मटेरियल। जब इन्होंने आरएनएज लिया तब भी ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तब भी बेसिकली वो जो माइस है उसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब आर स्ट्रेन वाला भी विरुलेंट हो जा रहा है। तो जब इन्होंने प्रोटीएज डाला, प्रोटीएज किसको खत्म करेगा, प्रोटीन को। आरएनएज किसको खत्म करेगा, आरएनए को। लेकिन जैसे ही इन्होंने डीएनएज डाला, क्या डाला, डीएनएज डाला, तो उन्होंने देखा वो डीएनएज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। प्रोटीएज और आरएनएज तो इनहिबिट नहीं कर रहे, लेकिन डीएनएज इनहिबिट कर रहा है। कौन इनहिबिट कर रहा है, डीएनएज। क्यों, क्योंकि डीएनएज डीएनए को ही खत्म कर दे रहा है, डीएनएज डीएनए को कट कर दे रहा है, डीएनए को खत्म कर दे रहा है। तो फिर वो डीएनए ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगा, वो जाएगा ही नहीं जेनेटिक मटेरियल अंदर, क्योंकि डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है। जब वो जाएगा ही नहीं तो क्या बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा कि जो आर स्ट्रेन है वो स्मूथ में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसे स्ट्रेन से कुछ उसके अंदर ट्रांसमिट हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, वो भी विरुलेंट कॉलोनीज बना रहा है, वो भी मतलब इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। पर ऐसा इनके अंदर नहीं हुआ। किसके अंदर नहीं हुआ, जब हमने प्रोटीएज और हमने क्या डाला, जब हमने प्रोटीएज और आरएनए डाला तब नहीं हुआ। देखिए, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीएज एंड आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट नहीं करा। बट अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए ने क्या करा, डिड इनहिबिट डाइजेशन विद डीएनए। अगर हमने डीएनए डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गया। क्या हो गया, इनहिबिट। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि जब हमने आरएनएज और प्रोटीएज डाला तब तो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट नहीं हुआ, बट जब हमने क्या डाला, जब हमने डीएनए डाला तब ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गया। यहां से पता चल गया हमें कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। पर क्या सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं? नो